आपने तो बताया। Assalamualaikum everyone. This is Hifza Waseem from NED Scholars, and we are here for a session of ISO 9001 compliance. Actually, ISO 9001 is a management philosophy which is nowadays frequently practicing in most of the industries in Pakistan. We have a wonderful session with a very knowledgeable guest, Sayyid Abdul Basit Shah. Sayyid Abdul Basit is also alumni of NED Scholars, and he is Assalamu alaikum, sir. And Sir Abdul Basit is also the alumni of NED Scholars, and he is gold medalist of in his master's degree in NED University in technology. Now I want to hand over it to Abdul Basit, sir. I request to all participants off your mic. Kindly mute yourself, open your windows. आप बस ऊपर करते फिर ये मेन वाला है। Assalamualaikum. Can you guys hear me? हाँ ये स्लीम है, ये मेन ऑन कर। बासित मेरे पास से आवाज आ रही है कहीं? जुबैर तुम अपना जरा म्यूट कर लो प्लीज। Yes, sir. I can hear you. How are you? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, तुम ठीक ठाक हो? Alhamdulillah, sir. भाई एक एक इसने हिफ्जा ने एक जो डिग्री, इनकी डिग्री नहीं, इनका मेडल कम बताया है। इनको अंडरग्रेड में भी बीएससी के अंदर भी वो मिला था, गोल्ड मेडल। और दूसरा ये कि देख रहा हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कितने कम लोग इसको समझ पाए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। तो ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है 19 लोग हैं सिर्फ यहाँ पे, जिससे पता चलता है कि लोगों को मालूम नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है।
खैर, थैंक यू बासित। यू गो हैड। मुझे अभी निकलना था कहीं काम से, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं तुमसे एक दफा देख लूँ, और मैं जब तक हूँ यहाँ। ओके, थैंक यू। इतना आप लोगों को अभी तक समझ है, इतने साल लोग ये कर रहे हैं कि आप जब आप इंटर हो तो म्यूट म्यूट। ये कौन बोल रहा है? जरा इसको ऑन करके देख लो तुम। चलें, ठीक है। बासित, प्लीज गो हैड। ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस दिस स्टैंडर्ड। पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली कोर्स होता है जो डिफरेंट नोटिफाइड बॉडीज करवा रही होती है पाकिस्तान में, जैसे एसजीएस है, बहुत सारी और मजीद नोटिफाइड बॉडी, और दिस इज अ पेड कोर्स। एंड आप मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें, उनकी मल्टीनेशनल और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखें, तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड in their system ISO 9001, and it actually associated with the quality management system. So let's begin with the definition of the quality. Uh, Before starting, if there is any sort of the question, you just raise your hand, and it would be good to have everyone mute during the presentation to avoid any disruption. Yeah. So quality is basically the degree of the excellence of something, and क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है हमारे पास इंडस्ट्री और कंपनी में, वो बेसिकली उसका काम ही ये होता है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखे और उनको मीट करे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को। And this department is classified under the two categories. One is the quality control and second is the quality assurance. And if I talk about the quality control, so उसमें क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमारे पास फोकस हो रहा होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ों को देख रहे होते हैं। It means if there is any defect that occur in their product, should be prevented in the processes. और क्वालिटी कंट्रोल में हम फिनिश प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। इसमें मेथड्स जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, उसमें टेस्टिंग आ जाती है, रिव्यू इंस्पेक्शंस आ जाती है फाइनल प्रोडक्ट की। और क्वालिटी अश्योरेंस में हमारे पास प्रोसेस स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ऑडिट्स होते हैं हमारे पास प्रोसेस के। इस पे बेसिकली हम डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। इस पे प्रोएक्टिव अप्रोच यूज हो रही होती है, जिसमें हम प्रोसेसेस को करेक्ट कर रहे होते हैं। बंद कर दो, वहाँ कैमरा अच्छा ही नहीं लगा। किसने किया? किसी का अगर माइक खुला हुआ है तो वो बंद कर दे। अरे ऐसा गलत जवाब है। हिफ्सा, यू कैन म्यूट एनीवन। आई एम ट्राइंग वेरी बेस्ट है। 2 मिनट के बाद किसी भी थर्ड पर्सन का जो है माइक ऑन हो जा रहा है। वी आर मॉनिटरिंग हियर। ओके, देन इज द Sorry टोटल for the क्वालिटी। interruption, but our best from our side. But after everything, मोहम्मद सलमान काइंडली आप जो है ना म्यूट रखे अपना माइक। ओके, देन इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका भी ये बेसिकली एक अप्रोच है जो कि यूज की जाती है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि हमारे पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बनती रहे और हम कंटिन्यूसली फीडबैक लें कस्टमर से और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाएं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, इंटेंजिबल हो जो भी हो वट हम इम्प्रूव करते जाएं। अच्छा, now is ISO 9001 2015, that is the quality management system, जो कि अश्योरेंस दे रहा होता है कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, हमारी प्रोडक्ट तो हम एक बार डेवलप कर लेते हैं, और उसकी कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए कि जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो भी उसकी जो सिमिलर एट द फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट बनी है, उसकी कंसिस्टेंसी वो कॉन्स्टेंटली सेम परफॉर्मेंस की ही है, तो उसकी कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो ISO 9001 होता है। ये बेसिकली जो भी इंडस्ट्री सर्टिफाइड करवाती है, वो ये शो कर रही होती है कि हम कंटिन्यूसली जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट है।
जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और इंटरेस्टिंग पार्टीज जो भी हमारी है उनको मीट कर रही है। अच्छा, ये कहीं भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, irrespective of the size, irrespective of the culture and industry। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इसकी वजह से हमारे पास हायर कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है प्रोडक्ट में, हमें अगेन रिपीटेटिव बिजनेस मिल रहा होता है अपने कस्टमर के पास से, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। फर्स्ट इज कस्टमर फोकस। इसको आगे चल के डिटेल में देखते हैं। तो कस्टमर फोकस में हमारे पास बेसिकली हम उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को देख रहे होते हैं और इंश्योर कर रहे होते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो और लॉयल्टी के साथ। उसकी करंट एक्सपेक्टेशंस को भी देखेंगे हम, और फ्यूचर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को भी हम प्रिडिक्ट करेंगे और देखते रहेंगे और उसके ट्रेंड को समझते रहेंगे। इससे बेसिकली कस्टमर की वैल्यू बढ़ेगी और सेटिस्फेक्शन, और इवेंचुअली वी विल गेट द इंक्रीज रिपीट बिजनेस। And then is the another quality management principle, that is leadership। लीडर बेसिकली उसे कहते हैं जिसको फॉलो करते हैं लोग और गाइड करता है वो, जैसे कि कोच होता है। तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर विजन क्रिएट कर रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होगा जहाँ पे हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर जो है एंगेज हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और लीडर का दूसरा काम ये भी जरूर होगा कि वो रिसोर्सेज, ट्रेनिंग जो भी जरूरी है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, तो अच्छा, विथ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ एनीबॉडी डिड एनी मिस्टेक, तो अपनी मिस्टेक को ओन करे और उसको माने, एक्सेप्ट करे। तो विथ अकाउंटेबिलिटी ये सारी चीजें करनी है लीडर्स को। लीडर बेसिकली कोई भी हो सकता है जो कि डिसीजन लेता हो। सेकंड इज एंगेजमेंट ऑफ पीपल। हमारे पास इसमें, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि कोई भी प्रोसेस हो जिसमें सिर्फ एक्टिविटीज नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की एक्टिविटी नहीं होंगी, जिसमें सारे एक एक एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाएगा कि वो इनकॉर्पोरेट करे और इन्वॉल्व हो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस में और अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इम्प्रूव करने के लिए उसके प्रोसेसेस और रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को। देन इज द अनदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रोसेस अप्रोच। यहाँ पे क्यूएमएस और आईएसओ 9001 ये इन्फोर्स कर रहा होता है कि हम प्रोसेसेस को देखें अफेक्टिवली, ताकि हम कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स को ले सकें। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं प्रोसेस मैपिंग के लिए, फ्लो चार्ट्स, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, कॉज एंड इफेक्ट एंड पैरेटो एनालिसिस। एंड देन इज द इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल, जिसमें हर एक इंडस्ट्री जो होती है वो हमेशा ऑलवेज वो इनहेंस कर रही होती है अपने परफॉर्मेंस को किसी न किसी तरीके से। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। जैसे कि ये साइकिल है, प्लान करते हैं, डू करते हैं, चेक करते हैं, एक्ट करते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये नहीं चलता रहेगा हमारे पास। और जापानीज जो है हमारे पास, इसको काइजन बेसिकली कहते हैं, जिसमें स्मॉल चेंजेस आप करते रहो, स्मॉल चेंजेस एक जगह इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट को बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे। एंड देन इज द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एविडेंस बेस्ड मैकिंग। अब यहाँ पे कोई भी आप डिसीजन ले रहे होगे तो 9001 ये कहता है कि आप डेटा एनालिसिस करोगे, फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे करोगे, ना कि फैक्ट या एनी अजम्पशन के बेसिस पे कर रहे होगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और मेकिंग डिसीजन जो होंगे वो कॉन्फिडेंटली आप ले सकोगे। उसके लिए फिर आपको क्वालिटी कुछ टूल्स भी होते हैं, उनको यूटिलाइज करें और उनको एनालाइज करें डेटा को। एंड देन इज द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, बिल्ड करते हो, मेंटेन करते हो अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स आपके सप्लायर हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके जो ट्रांसपोर्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर, वट एवर इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस, और शिपिंग तक जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाए ताकि आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो और वैल्यू क्रिएट हो। अच्छा, जितने भी हमने ये 7 प्रिंसिपल देखे, इनको अचीव करने के लिए कुछ क्लोजेस होते हैं। क्लोजेस का मतलब यहाँ पे यह है कि ये पैरामीटर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये फुलफिल कर रहे होते हैं ये 7 प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट।
अब ये स्टैंडर्ड हमारे पास, इसमें 10 के 10 हमारे पास क्लॉजेज है, और आप जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स देखेंगे वहाँ पे 10 क्लॉजेज होंगे बेसिकली। इसमें स्कोप होगा, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस होंगे, टर्म्स एंड डेफिनेशंस होंगी। अच्छा, ये जो 3 स्टैंडर्ड है इसमें बेसिकली डेफिनेशन, जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है इस स्टैंडर्ड में, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करने वाला। अब फिर आते हैं फोर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये 4, 5, 7 एंड 9 एंड 10, ये क्लॉजेस जितने भी आप आईएसओ के स्टैंडर्ड्स देखेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है, इसका जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको स्लाइड्स, वो सब के सब क्लोजेस सेम होंगे, उसके उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो चेंज आता है हमारे पास स्टैंडर्ड में, अगर डिफरेंट स्टैंडर्ड उठाएं तो ऑपरेशन में, ये बेसिकली पुराना जो इसका वर्जन था हमारे पास 9001 का 2000 में, फिर 2005 में आया, 2008 में आया, तो बेसिकली ये जो नया वर्जन है और नए न्यू सिस्टम में आईएसओ ने क्या किया है, सारे जितने भी अपना स्टैंडर्ड है इसके, उनको इंटीग्रेट कर दिया है। उसमें कोई भी, सारे जो क्लोजेज है उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन वाले में होगा। और ये जो स्टैंडर्ड है हमारे पास बेसिकली पीडीसीए साइकिल पे काम कर रहा होता है। इसके जो क्लोजेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस साइकिल की बेसिस पे। प्लेन में जैसे 4, 5, 6 क्लोज आ रहा है, डू में जो है 7, 8 आ रहा है, और चेक में 9 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज नंबर 4, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड क्या कह रहा होता है कि आप आइडेंटिफाई करो सारे फैक्टर्स को जिसका आपका इम्पैक्ट हो आपके पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मकसद ये है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उन पे उसका इम्पैक्ट हो, एंड इम्पैक्ट आइदर कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसको सस्टेनेबिलिटी मीन सस्टेन करने के लिए भी क्या उसका इम्पैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे सप्लायर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, अगर हमारा रॉ मटेरियल है वो डिले हो जाता है सप्लायर से, तो वी कांट एग्जीक्यूट द शिपमेंट ऑन टाइम। सो सप्लायर हैज the impact on our purpose of the organization as the eventually purpose or impact on our customers. सो ये स्टैंडर्ड बेसिकली क्लोज नंबर 4 में हमें ये बोलता है कि इश्यूज एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी कोरिलेटेड। हमारे जो इश्यूज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनकी बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स केपीआईज को डेवलप करें। यहाँ पे हम इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है अपने, the organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction and that affect its ability। हम डिटरमाइन करें इंटरनल इश्यूज को भी एज वेल एज एक्सटर्नल इश्यूज को भी। इंटरनल इश्यूज जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे हमारे पास सेफ्टी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, प्लांट टू प्लांट परफॉर्मेंस हो सकती है, रिस्क ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हो सकती है, शिपमेंट डिले हो सकते हैं, वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्लांट, प्रोडक्ट फेलियर। And the external issues that could be a legal and regulatory constraints, customer complaints, changes of testing methods and packaging materials, market challenges, social environmental changes और टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो हमें दोनों के दोनों जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को मालूम करना है और उसका बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म करना है। इस फॉर्म में बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हम फैक्टर्स को लिखते हैं, इश्यूज को लिख रहे होते हैं, और टाइप वो कि एक्सटर्नल है आइदर और इंटरनल है। इम्पैक्ट क्या है उसका, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्शन प्लान उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस इशू को एड्रेस करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या एक्शन प्लान होगा जिसकी बेसिस पे उस रिस्क को कम कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल लें मार्केट, अगर मार्केट का इशू क्या है, मार्केट से एसोसिएट हायर कॉम्पिटेटिव हो जाता है सेम स्कोप के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दूसरे मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं, तो हाई कंपटीशन हो जाता है और ये एक्सटर्नल इशू है। तो हमारे पास इसका इम्पैक्ट जो होगा नेगेटिव होगा, तो उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बेसिकली बढ़ाएं। इवेंचुअली ये हमारा इशू ही हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय हमारे पास एक फैक्टर है और वो उसका इशू क्या है कि वो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, ये इंटरनल इशू होगा और नेगेटिव होगा। तो हम बेसिकली उसके लिए एक्शन प्लान क्या कर सकते हैं कि उस बेसिकली ट्रेनिंग दें 10 आवर पर मिनट, जो भी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारा मेजरेबल होना चाहिए हमेशा, वो हम आगे देखेंगे, जिसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई कि 10 पर आवर मंथ हमें देनी चाहिए।
देन इज द सब क्लोज क्लोज 4.2, जिसमें बेसिकली स्टैंडर्ड says that understanding the needs and expectations of interesting parties. इंटरेस्टिंग पार्टीज का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे कस्टमर्स पे। ओके, तो स्टैंडर्ड कहता है ड्यू टू दियर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट ऑन दियर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर ये इंटरेस्टिंग पार्टीज कौन होती है, एक एग्जांपल दूंगा अगर, तो इंटरेस्टिंग पार्टी जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे और हमारे कस्टमर पे, जैसे हमारे सप्लायर होते हैं। अगर सप्लायर हमारे डिलीवरी हमें देनी हो 3 डेज में और हमारा रॉ मटेरियल वहां से डिले हो जाए, तो उसने विद इन टाइम नहीं दिया हमें, तो एज अ रिजल्ट इट शिपमेंट विल बी डिलेड। एंड एंड व्हाई इज दिस हैपन, क्योंकि हम जो हमारे सप्लायर हैं और जो हमारी इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ रहे। तो इस स्टैंडर्ड में ये भी कहा गया है कि 4.2 में कि हम उनकी नीड्स को समझें और डॉक्यूमेंट करें उनकी नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, और उनको एड्रेस करें। जैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग पार्टीज के नाम लिखे हैं। कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, स्टाफ हो गया, वर्कर्स हो गया। स्टाफ जो हमारा काम कर रहा होता है उसकी अगर नीड और एक्सपेक्टेशंस है हमसे किसी चीज की, तो वो अगर हम फुलफिल नहीं करते तो इवेंचुअली दे कुड हैव अ नेगेटिव consequences on the fulfillment of the requirement of the customers। एंड हमारे वर्कर्स हो गए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डायरेक्ट साइट पे काम कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से। लीगल बॉडीज हैं हमारे पास, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हाँ, होती ये हैं। दारू हम इंडिया वाले हैं ना, और हमने अगर कोई कंसल्टेंट हायर किया हुआ है तो इनका दारू का ना। वो भी हमारे इंटरेस्टिंग पार्टीज में आएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्टी का जो ये तो हम तुम्हें इंटरेस्टिंग पार्टीज का जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बेसिकली डेवलप किया जाता है, जिसमें हम अपनी इंटरेस्टिंग पार्टीज को लिस्ट डाउन करते जाते हैं, जैसे सप्लायर है और उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि अगर मुझे रॉ मटेरियल अपना टाइम पे चाहिए तो मैं उसे क्लैरिटी ऑफ ऑर्डर दूंगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही से कम्युनिकेट की जाए। और उसका कंट्रोल क्या होगा कि उसको अलाइन किया जाए। जब भी कोई जब भी कोई शिपमेंट जा रही होती है, जब भी कोई हम ऑर्डर कर रहे होते हैं प्लेस, उसका बेसिकली परचेज ऑर्डर बनता है इंडस्ट्रीज में, तो उसके साथ वो अलाइन किया जाए सिस्टम में, ताकि विद इन डेवलपमेंट ऑफ द पीओ along along the way we can provide the whatever the requirement of the information we should provide along this PO। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम सेट कर दें कि कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे परचेज ऑर्डर की बात की जा रही है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, और उसका एक्शन प्लान क्या होगा कि हम विद इन अ टाइम, ओवर टाइम हम एवेल्यूट करें अपने सप्लायर को। जैसे एम्प्लॉई है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज की नीड्स और एक्सपेक्टेशन क्या है कि रिकग्नाइजेशन उससे मिलनी चाहिए, व्हाट दे, और उन्हें पता हो कि उन्हें काम क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके लिए कंट्रोल क्या है, उनकी प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन हो, डिपार्टमेंटल गोल्स हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके रेस्पेक्टिव मैनेजर की, और इवेल्यूट किया जाए मंथली। ये डिफरेंट डिफरेंट और सेम समाओ इसी का ही फॉर्मेट है। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंटेड कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, उसकी इंटरेस्टिंग जितनी भी हमारे रेस्पेक्टिव पार्टीज होती हैं उसको इस तरह लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन, उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स और एवेल्यूशन मेथड, और रिव्यू भी कर रहे होते हैं उसकी अफेक्टिवनेस को। देन इज द क्लोज 4.3, उसमें बेसिकली है डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना होता है। बाउंड्रीज बेसिकली हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हो सकती हैं, जिसमें बाउंड्रीज वो है जिसमें हम अपने स्कोप को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सिर्फ प्लांट प्लांट का ऑडिट करना है तो मैं उसमें बाकी जितने भी फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं अपने स्कोप को लाजमी एक लाइन में डिफाइन करूंगा और मैं उसी का ही ऑडिट कर रहा हूँ। उसके फर्दर जो बाउंड्रीज हैं फैक्ट्री में, मैं उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा।
अच्छा, स्कोप में बेसिकली आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ क्यूएमएस की बात करें तो क्यूएमएस में आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसकी आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे मैंने, अगर आप एक ग्लव मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप सप्लायर हो उसके, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर कर रहे हो सप्लाई भी कर रहे हो, तो आपका सिंपल स्कोप ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ पीपी ग्लव्स। Then is the clause 4.4 quality management system and its processes. The इसमें स्टैंडर्ड ये कह रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होगी, स्टेब्लिश कर रही होगी, इम्प्लीमेंट कर रही होगी और मेंटेन कर रही होगी और उसको कंटिन्यूली इम्प्रूव भी कर रही होगी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। स्टेब्लिश का मतलब ये है कि बस स्टार्ट करना। जैसे मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल पे समझाऊं तो आर&डी जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट को डेवलप करता है वंस टाइम, एंड उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है डॉक्यूमेंट की। फिर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि उसको ऑपरेशन में ले आना, उसको प्लांट बल्क रन में ले आना, फिर उसको अश्योरेंस करना कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसको कहते हैं मेंटेन। एंड उसको कंटिन्यूली इम्प्रूव करते जाएं, जिसके उसके एसोसिएटेड रिस्क हैं उसको मिटिगेट करते जाएं, उसके प्रिवेंटिव एक्शंस बनाते जाएं, इस तरह है। और क्लॉज 4.4 आपको बेसिकली ये कह रहा होता है कि आप अपने प्रोसेसेस को समझो और उसकी इंटरेक्शंस देखो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ क्या है, उसका डॉक्यूमेंट बनाओ जो कि हम आगे देखेंगे। तो एक प्रोसेस के लिए बेसिकली प्रोसेस इज एक्चुअली वॉट एवर वी आर डूइंग इज एक्चुअली द प्रोसेस, एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज द number of the processes. So I can say the organization is considered as a set of the processes. तो एक प्रोसेस को इनपुट चाहिए होता है और बेसिकली डिजायरेबल हमारा आउटपुट होता है, तो हमें उसका पता हो। ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमाइन करना है कि उसका इनपुट क्या आउटपुट क्या, उसके सीक्वेंस और इंटरेक्शन को सोच समझे, और जो उसकी रिसोर्सेज उसकी नीड है उसको समझे, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उस प्रोसेसेस के लिए उसको आइडेंटिफाई करे, एंड व्हाट आर दियर associated risk and opportunity that could also be identified, and that is defined under the clause 6, एंड उसको इम्प्रूव करता रहे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बनना होता है सीक्वेंस और इंटरेक्शन प्रोसेसेस के लिए, जिस जो कि रिक्वायरमेंट है क्लोज 4.4 की। अब इसमें जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखाए गए, मार्केटिंग, डिजाइन, प्लानिंग, परचेज, स्टोर, प्रोडक्शन, एचआर, एंड लिस्ट डाउन हियर एज वेल द डिपार्टमेंट। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया कि ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसका जो इसका जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, डिजाइन के साथ भी है, प्लानिंग के साथ भी है, परचेज के साथ नहीं है, स्टोर के साथ नहीं। ये एक्स ये शो करता है कि दिस डिपार्टमेंट इज नॉट हैव द इंटरेक्शन विद दिस डिपार्टमेंट, and why is showing this department marketing is has the interaction with this department planning. So this is how we develop the document for the sequence of interaction, and this is could be maintained and retained document. And हर एक जो प्रोसेसेस विद इन डिपार्टमेंट हो रहा होता है उसकी एक टर्टल डायग्राम भी फॉर्म की जाती है, जहाँ पे क्या देखा जाता है कि क्या उस प्रोसेस की रिसोर्स है, कौन करेगा, क्या रिसोर्सेज हैं, उसका इनपुट क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और उसका आउटपुट क्या होगा। जैसे यहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है हमारे पास, उसका दिखाए उसकी टर्टल डायग्राम दिखाई गई है कि ये ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, उसकी एक डेट होगी और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये नोटिफिकेशन, और प्रोसेस ऑडिट का क्राइटेरिया सेट किया जाएगा और कंडक्ट किया जाएगा, और उसकी नॉन कंफॉर्मिटी जितनी होगी वो बनाई जाएंगी और स्कोर डिफाइन किया जाएगा, और उसके इनपुट क्या होंगे कि इंटरनल ऑडिट प्लान होगा, स्केड्यूल होगा, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, उसका मेथड क्या होगा, पर एज पर क्लोज जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाएगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी किसकी होंगी, और रिसोर्सेज क्या होंगी, ट्रेंड इंटरनल ऑडिटर्स होंगे हमारे पास, और आउटपुट होगा कि ऑडिट स्कोर्स क्या आ रहा है हमारे पास, और कितनी नॉन कंफॉर्मिटी आई ड्यूरिंग ऑडिट, कितने मसले आए वो लिस्ट डाउन किए जाएंगे, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, फिर परसेंटेज में क्लोज कितने टाइम पे वो नॉन कंफॉर्मिटी हुई। दिस इज हाउ वी डेवलप द टर्टल डायग्राम, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द 4.4 क्लोज, और वो हर एक प्रोसेस के लिए बनाई जाती है। Then is the clause 5, and this is associated with leadership and commitment. लीडर बेसिकली वो होता है जो लीड कर रहा होता है, टीम को इंस्पायर कर रहा होता है अदर्स को। कमिटमेंट क्या होती है, आप प्लेज करो और प्रॉमिस करो किसी चीज को करने की,
तो वो कमिटमेंट होती है। तो इसमें बोला गया है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो, अकाउंटेबिलिटी, और यहाँ पे ये मेंशन, अगर कोई भी एक मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो आप उसको ऑन करो, अकाउंटेबिलिटी शो करो। और अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे किया गया है। जैसे हमारे पास हिरार्की बनी होती है एक इंडस्ट्री में, जीएम और उसके अंडर डीजी, इस तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो उन सबको टॉप मैनेजमेंट को बोला गया है कि आप अकाउंटेबिलिटी लो, इफेक्टिवनेस की, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। लीडर्स बेसिकली उनको भी कहा जाता है जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे उन्हें बोला गया है टॉप मैनेजमेंट को कि प्रोसेस अप्रोच को आप बेसिकली प्रमोट करो और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को करें। पहले जो आईएसओ के स्टैंडर्ड होते थे वहां पे प्रिवेंटिव थिंकिंग को रिकमेंड किया जाता था कि आपके पास कोई भी मसला आ रहा है उसको प्रिवेंट करें। कोई भी मसला आया तब प्रिवेंट करें। अब प्रोएक्टिव अप्रोच देखी जाती है कि रिस्क आप पहले से आइडेंटिफाई कर लो और उसको मिटिगेट करने के लिए आप पहले से प्लान बना लो। फिर आपके पास है अवेयरनेस कमिटमेंट, जिसमें आपके पास मैनेजमेंट रिव्यू बेसिकली हो रहा होता है किसी भी इंडस्ट्री में मंथली वाइज, 2 मंथ्स में, जिसमें बेसिकली परफॉर्मेंस देखी जाती है किसी भी इंडस्ट्री की। एंड देन इज रिस्क, जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए करते हो, बट विदाउट कस्टमर इंस्ट्रक्शन। इट मीन कि आप विदाउट कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के अलावा आप अपने रिस्क को डिटरमाइन करोगे और उसको इम्प्रूव करते जाओगे। अच्छा, देन इज क्लोज 5.3। अच्छा, मैं कुछ क्लोज जो है मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने खुद यहाँ से छोड़े क्योंकि बहुत डिटेल ट्रेनिंग हो जाएगी। मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए जितने क्लोजेस कम से कम मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ शॉर्ट टाइम में, जो कि रिलेवेंट भी है हमारी सोसाइटी के साथ, मैंने उनको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। सो हियर इज द क्लोज 5.3, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं। ऑर्गेनोग्राम में हमारे पास हिरार्कीज बेसिकली बनाई जाती है और ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिपार्टमेंटल वाइज अलग होता है और एक फैक्ट्री वाइज अलग होता है हमारे पास। जैसे सीईओ हो गया, उसके अंडर जो लोग हो गए, उसका इस तरह डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास। और फिर कॉम्पिटेंसी होती है, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बनाया जाता है और जेडीज बनाई जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो वो इसी क्लोज का पार्ट होता है, क्लोज 5 का। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारे पास इस तरह डॉक्यूमेंट बनता है जहाँ पे उसका रोल जो है वो लिखा जाता है, उसकी डेजिनेशन है वो लिखी जाती है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो होगी वो मेंटेन की जाती है उसकी। और विद इन अ टाइम अगर कुछ चेंज आ रहा होता है तो हम इस डॉक्यूमेंट में मेंटेन कर रहे होते हैं। इस क्लोज के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सब क्लोजेस है। क्लोज 5 के दैट आई एम नॉट कवरिंग एट दिस मोमेंट। एंड देन इज द प्लानिंग क्लोज, जो कि क्लोज 6 है। अब जो हमने क्लोज 4.1 और 4.2 में इश्यूज हाईलाइट किए इंटरेस्टिंग पार्टीज से एसोसिएटेड, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के उनके इम्पैक्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को हाईलाइट किया, तो वो हमारे पास इसकी बेसिस पे हम प्लान कर रहे होंगे हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स, और हम डिटरमाइन कर रहे होंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। और इनको एड्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड में कहा गया है कि आप क्या करोगे जिसके डिजायरेबल इफेक्ट्स है। जैसे रिस्क है, उसका अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा तो उसको हम रिड्यूस कर रहे होंगे, उसको कुछ ना कुछ करके हम उसके कंट्रोल लगा रहे होंगे और प्रिवेंट कर रहे होंगे और उसको रिड्यूस कर रहे होंगे। और अपॉर्चुनिटीज that have the desirable effect, so eventually we should to enhance these effects, और हम इम्प्रूवमेंट अचीव कर रहे होंगे। एंड द सब क्लोज ऑफ द सिक्स क्लोज इज द 6.1.2, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही होगी कि किस तरह इन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को पे एक्शन लेना है, तो उनको किस तरह इंटीग्रेट करना है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरह एवेल्यूट करना है, और इफेक्टिवनेस उनकी बेसिकली मेजर करनी है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनता है जिसमें हम इश्यूज को लिख रहे होते हैं और उसका रिस्क क्या है,
और इम्पैक्ट क्या है उस रिस्क का, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है उस एसोसिएटेड रिस्क के साथ, और उसका डिटेक्शन मेथड क्या है, और उसको मिटिगेट और प्रिवेंट कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है, और वो रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और उसकी उस रिस्क के एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी क्या और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म किया जाता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे अगर कैलिब्रेशन की बात की जाए, जो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की जाती है ओवर अ टाइम, तो वो एक रिस्क है। उसके साथ रिस्क क्या है कि रॉन्ग इंस्पेक्शन हो गई तो टेस्ट रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है। और प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ नॉन कंफॉर्मिटी, ऑब्वियसली एक कैलिब्रेटेड हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें वो नॉन कंफॉर्मिट मींस नॉट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हमें वो मिल रही होगी। एंड देन इज एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करा दें ड्यू डेट के, उसकी कैलिब्रेशन खत्म होने से पहले, उसकी जो भी एक्सपायरी उससे पहले करवा लें। तो डिटेक्शन मेथड क्या है कि कैलिब्रेशन रिकॉर्ड बनाया जाए। एंड देन इस मिटिगेशन एक्शन क्या लिए जाते हैं उस पे कि कैलिब्रेशन प्लान हो हमारे पास, बेसिकली जो भी इक्विपमेंट है उस पे स्टिकर लगाया जाता है और उस पे डेट मेंशन होती है कि कब वो एक्सपायर होने जा रहा होता है, कि जो भी एसोसिएटेड पर्सन हो वो उसको देख सके कंटिन्यूसली, और ये एक्सेप्टेबल होता है। और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हमारे पास कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट आ रही होगी, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। Then is the clause 6.2, which is quality objective and planning to achieve them। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, अपने क्लोज 6.2 हमें डिफाइन करता है कि हम किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे और उनको प्लान करेंगे। तो हम अपनी केपीआईज को डेवलप करेंगे, की परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स एंड इट्स मॉनिटरिंग। और ऑब्जेक्टिव इसमें बोला गया है कि स्मार्ट हो, स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल, और रिलीवेंट एंड टाइम टाइम बाउंड हो। एंड देन इज इट्स सब क्लोज 6.2.2, जिसमें ये बोला गया है कि हाउ टू प्लान प्लान टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन शल डिटरमाइन व्हाट विल बी डन, व्हाट रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस यूज की जाएंगी, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, और कब कंप्लीट करना है और कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंट जो इस फॉर्मेट में बेसिकली बनाया जाता है, ये एक एग्जांपल है। इट कुड बी इन अ डिफरेंट फॉर्म एज वेल, as you can see it is quarterly divided, quarterly distributed, but it could be a yearly based as well. So in this in in this format we have the departments and its associated objectives, और उसके जो KPIs है वो बेसिकली न्यूमेरिक और मेजरेबल वैल्यूज में होंगे। जैसे कि सेल्स की बात की जाए तो सेल्स बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स को देख रही होगी, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 90% हो। और फिर ये क्वार्टरली उस प्रोग्रेस को बेसिकली चेक करने के लिए यहाँ पे। तो इस तरह जैसे प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो टाइमली चीज़ों को डिलीवर करे, तो उसका भी एक इंडेक्स मालूम किया जाता है। तो यहाँ पे केपीआई टारगेट में उनका 95% है। इट कुड बी डिफरेंट फॉर द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। So this is how we developed our objectives in a documented form, and this is how we measure our progress. And before going forward to the clause 7, that is support, यहाँ पे हम continuous improvement और continual improvement को देखेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारे पास डेवलपमेंट की जाती है, जैसे यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाया जाए, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते, स्टीपर स्लोप के साथ बेसिकली इसमें हमारे पास डेवलपमेंट की जाती है। बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो देयर इज नो एनी प्रोजेक्ट्स दैट कुड वर्क इन अ सच अ वे जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट डायरेक्ट इस तरह हो रही हो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। तो ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं ISO 9001, जिसमें PDCA साइकिल पे ये बेस्ड है, इसमें बेसिकली कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। अच्छा, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड इनटू द फेज्ड सिस्टम, जिसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, फिर हम सस्टेन कर रहे होते हैं। ये देखिए ये लाइन बेसिकली इसके सस्टेन पीरियड को शो कर रही है। सस्टेन में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो हमने इम्प्रूवमेंट किए
फिर ब्रेक लेते हैं, हम मेजर करते हैं उसको, थोड़े टाइम तक एनालाइज करते हैं उस सक्सेस को ताकि वो रिटर्न दे सके, फिर एक फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं हम। देन इज दी क्लोज 7, जो कि बेसिकली सपोर्ट है हमारे पास। इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर रही होती है रिसोर्सेज जो जरूरी है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मेंटेनेंस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेज हैं, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हियर कि 7.1 जो है हाईलाइट करता है कि आपको रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है जिसकी ज़रूरत है। 7 सब क्लोज जो 7.1.1 है, अवेलेबल रिसोर्सेज को भी देखना है आपको, जो आपको कॉम्पिटेंट लोगों को देखना है क्यूएमएस के लिए। हम आगे कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स भी देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स है, यूटिलिटीज है, हमारी इक्विपमेंट है जो कि मेजरिंग और मॉनिटरिंग हो सकते हैं, वो हमें देखने हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करना है। इन्वायरमेंटल फॉर प्रोसेस, जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हमारे किसी भी प्रोसेस की, किसी भी पैरामीटर की, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास उसकी रिसोर्सेज को देखना है। देन इज 7.1.5 क्लोज, दैट इज मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस वो हैं, वो इक्विपमेंट है जो कि हम विद इन अ प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं प्रोसेस को चेक करने के लिए विद विथ टू हैव द फाइनल प्रोडक्ट। सो जैसे कि हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं टू चेक द टेम्परेचर, टू अश्योर आइदर द प्रोसेस इज विद इन द लिमिट और वो सही चल रहा है या नहीं, तो हमारे पास जो उसके लिए हमारे पास मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। एंड देन इज द मेजरिंग इक्विपमेंट दैट कुड यूज्ड एज अ for the final product to measure the final attributes or numeric values और variables। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, हम किसी भी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसकी लेंथ, उसकी डायमीटर को मेजर करने के लिए, डायमीटर को ऑब्वियसली मेजर करने, ओडी मेजर करने के लिए हम जो यूज कर रहे होते हैं। तो this is the difference between the monitoring and measuring devices, and this standard says that these both devices should be available within the facility। अच्छा, उन डिवाइसेस की कैलिब्रेशन होनी चाहिए और कैलिब्रेशन एक अगेंस्ट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। कैलिब्रेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम मास्टर कैलिब्रेट को यूज कर रहे होते हैं, कैलिब्रेशन को यूज कर रहे होते हैं एक इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट नोटिफाइड बॉडीज है जो उसको कैलिब्रेट कर रही होती है। और इंडस्ट्री में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड हो हर एक इक्विपमेंट की कि ये ईयरली होंगी या मंथली होंगी, तो दिस इज दी डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द इक्विपमेंट। This is the competency matrix. The clause 7.2 is associated with competence, जिसमें हम effective work देख रहे होते हैं। Obviously हमें कॉम्पिटेंस, इफेक्टिव वर्क के लिए हमें कॉम्पिटेंस चाहिए होते हैं। कॉम्पिटेंस में एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स आ जाती है। तो हमें कोई भी पीएमएस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कॉम्पिटेंस बंदे की है जरूरत होती है। तो ये स्टैंडर्ड उसकी भी रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, जिसमें नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, उसकी एजुकेशन आ जाएगा, बैकग्राउंड जो भी उसका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। Then is the 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 10 क्लोजेज हैं और सबसे बड़ा जो क्लोज है हमारे पास 8, जो प्लानिंग और ऑपरेशन का ये हमारे पास क्लोज होता है। आई एम नॉट कवरिंग दिस क्लोज एंड होल सब क्लोजेस ऑफ दिस ऑपरेशन क्लोजेस, बट इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो हमने प्लान किया है, और हमें जो भी कंट्रोल करने हैं प्रोसेसेस, यहाँ पे हम बेसिकली इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं क्राइटेरिया को भी कि किस बेसिस पे हम अपने प्रोसेसेस और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट उसके लिए फॉर्म हो रहे होंगे। फिर हमारे पास है क्लोज 9 परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एवेल्यूट करते हैं, ऑडिट करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट कर रहे होते हैं, सप्लायर ऑडिट कर रहे होते हैं। इसमें मॉनिटरिंग और मेजरिंग कर रहे हो, मेजरमेंट ले रहे होते हैं बेसिकली। एंड देन इज फाइनली द इम्प्रूवमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन और सिलेक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, और अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करते रहना है हमेशा। और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है
उनके फ्यूचर नीड्स को भी और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करना है, और उनके लिए करेक्टिंग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, और परफॉर्मेंस, उसकी इफेक्टिवनेस जो क्यूएमएस की है उसको इम्प्रूव करते रहना है। दिस इज हाउ दिस स्टैंडर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. I haven't covered the whole standard, and I just given you the overview of this standard because ये बहुत लंबा स्टैंडर्ड है. मैंने ये ऑपरेशन वाला स्टैंडर्ड कवर नहीं किया है. अगर हम आईएसओ के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखें, उसमें आपको 4, जिस इसका क्लोज होता है हमारे पास, और 5 होता है, और 7 और 9 और 10 ये सब में सेम होता है ऑपरेशन, और 6 जो प्लानिंग पार्ट होता है वो चेंज हो जाता है ये सबके लिए. जैसे ये यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं. आईएसओ 9001 बेसिकली जो हमने देखा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. इसी तरह 14001 2015 जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एंड 45001 हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, 5001 हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एंड लास्ट है 27001 इंफॉर्मेशन जो कि आईटी के साथ, आईटी से एसोसिएटेड है. ये जो एमएनसीज हमारे पास होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये बेसिकली सर्टिफाइड होती है. उन्होंने अपने सिस्टम्स ये सारे के सारे स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करवाए और इंटीग्रेटली इम्प्लीमेंट किए होते हैं. अच्छा, the last part of the presentation, I have just outlined some of the activities for the NAD scholars. Before going towards the activities, if there is any question, you can ask. So just raise your hand if you have any. So then I used to can. Is that from? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं आगे. अगर है तो हिप्सा हम डायरेक्ट एक्टिविटीज पे बढ़ जाए. If they Sir, मेरा एक क्वेश्चन था and the question is that कि ISO 9000 is related to quality management. So the thing is कि इसकी जो trainings है कि nowadays industry से बहुत practice करा जा रहा है. तो just I want to ask कि इसकी जो training है, let's suppose for dry की है, तो being engineers and being technologists, ये चीजें तो आ रही हैं, but in industry there are many machine operators who are performing their work, and many more people who are involving, and many more stakeholders. So how we literate them so that कि हम non-conformity की तरफ ना जाए. अच्छा, इस नॉन कंफर्मिटी की जो आप बात कर रही हैं, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रिलेटेड बेसिकली हो रही होती है. अब हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है. हमारे पास बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल जो है वो देख रहा होता है कि प्रोडक्ट जब बन जाए तो हमारे पास किस तरह, क्या उसमें डिफेक्ट्स, को बेसिकली चेक कर रहा होता है. और क्वालिटी अश्योरेंस वाला बेसिकली उसको प्रोएक्टिवली हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रोसेसेस में प्रिवेंट कर रहे होते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से वो डिफेक्ट बेसिकली बन रहा होता है हमारे पास. तो इस स्टैंडर्ड बेसिकली ये इस तरह ही एसोसिएट कर रहा होता है कि ऑपरेशन वाले क्लोज में, एंड देन इज आल्सो विद क्लोज 4, कि जितने भी आपके इम्पैक्ट हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, या जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको हाईलाइट करें, आइडेंटिफाई करें,
और उनको आइडेंटिफाई करके फिर क्लोज 6 बेसिकली क्या कह रहा होता है, जो कि हमने यहाँ देखा, अगर मैं यहाँ आपको ब्रॉड पिक्चर दिखा दूँ, कि यहाँ पे हमारे पास प्लानिंग में हम बेसिकली उन्हीं इश्यूज को मिटिगेट या एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे होते हैं, और उस प्लान्स को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशन सिस्टम होता है हमारे पास, ऑपरेशन में लाने, ऑपरेशन में बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनके बीच में जो है सपोर्ट आ गया कि जो भी हमें उनके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे तो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली taking proactive approach to reduce the non-conformity in the products. Okay. My next question is that आपने ऑडिट्स की बात करी, तो ऑडिट्स हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों करते हैं, थर्ड पार्टी एंड Yeah, फर्स्ट पार्टी भी yes. होती है। सो वो विद इन प्रोडक्शन जो ऑडिट्स होते हैं, सो इट विल बी इंटरनल और इट विल बी एक्सटर्नल और इट विल बी बोथ? Okay. It could be both or it could be internal as well. Actually हमारे पास जब 9001 इम्प्लीमेंट हो जाता है सिस्टम में, तो ये बेसिकली हमारे कस्टमर्स को ये अश्योरेंस दे रहा होता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये गारंटीड एक डॉक्यूमेंट होता है जो इसको शो कर रहा होता है। बट हमारे पास इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। इंटरनल ऑडिट्स बेसिकली एक्सटर्नल जो भी ऑडिट होने जा रहा होता है, जो कि स्केड्यूल होता है, उससे पहले इंटरनल ऑडिट होता है, ताकि जो भी नॉन कंफॉर्मिटी बिफोर एक्सटर्नल ऑडिट जो है, एक्चुअल ऑडिट है, हम उसको एड्रेस कर लें और विद इन अ टाइम उसको एड्रेस कर लें। जैसे हमने यहाँ पे दिखा था एक डायग्राम को, टर्टल डायग्राम में बेसिकली इंटरनल ऑडिट की ही ये बनी हुई है हमारे पास, कि हमारे पास जितने नॉन कंफॉर्मिटीज हैं वो हम पहले से पहले ही एड्रेस कर लें और इसको क्लोज कर लें। अच्छा, अब एक्सटर्नल ऑडिट कब होता है? जब हमारे पास 9001 इम्प्लीमेंट होता है, तो उसका ईयरली ऑन गोइंग कंफॉर्मिटी उसकी चेक करने के लिए कि वो हमारे पास एक्चुअल में कंफॉर्मिटी है या नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेड है वैसा ही जैसे हमने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है, तो हमें रीसर्टिफाइड करवाना होता है अपने 9001 सर्टिफिकेट्स को विद फ्रॉम रेगुलेटरी नोटिफाइड बॉडीज, जो कि एसजीएस है, जो कि कंट्रोल यूनियन है, डिफरेंट डिफरेंट नोटिफाइड बॉडीज हैं पाकिस्तान में भी, बाहर इंटरटेक है। तो वो फिर विजिट करती हैं फैसिलिटीज, क्योंकि ऑडिटर्स होते हैं एक्सपीरियंस, वो चेक कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, प्रोडक्शन को, तो फिर वो वेरीफाई करते हैं, उसकी बेसिस पे वो नॉन कंफॉर्मिटीज भी समहाउ देते हैं, उसकी फिर क्लासिफिकेशन भी होती है, माइनर मेजर कुछ ऑब्जर्वेशन भी देते हैं। तो माइनर माइनर जब देते हैं तो वो हमें अगले ऑडिट से पहले एड्रेस करनी होती है। ईयरली एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा होता है और इंटरनल उससे पहले हो रहा होता है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। One more question from my side is that कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट्स कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, as we get to know कि 9001 is a very generic and it is applied on all types of industries, whether it is chemical producing, oil producing, Yeah. as well as mechanical stuff. What's your question? I haven't get. यहाँ पूरे लाइन ये That is none of the There is actually the disrupting between your question. Yeah. Now you can ask. So- सोबिया अपना माइक बंद करे। सोबिया अपने आप को म्यूट करें। सर, निशांत तुम उसमें वो हो, तुम उसको जी सर, ऑफ एक कर दो। सेकेंड। Sir Sohail, what I think, if we developed these format on the online Google Sheet for our organization, we can highlight the factors, issues, associated type and impact, and there are then other documentation we could done for our organizations as well. And it could be done via Google online sheet, जिस पे हर कोई मैं ऑनलाइन फॉर्मेट डेवलप कर लूंगा, जो कि अपने फीडबैक जो भी
उससे लगता है कि हमारी सोसाइटी में एक्सटर्नल इश्यूज ये हैं, उसका इम्पैक्ट ये है, वो डेवलप कर वो वहाँ पे अपने फीडबैक दे सकता है। फिर हम उस कंसोलिडेटेड फीडबैक को, ओवरव्यू को रिव्यू कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं। Um, हाँ, ये basically, अच्छा आइडिया है। And such this format as could be also developed for our organization। हमारी जो इंटरेस्टिंग पार्टीज है, हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फिर हम उनके रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स को भी सेट कर सकते हैं। फिर एक्शन प्लान भी उस पे हम डेवलप कर सकते हैं। ये सब के सब हमारे पास अगर गूगल शीट पे हमें ये फीडबैक दें, तो हम ये डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम इस जो भी इसके साथ एसोसिएटेड एक्शन प्लान है उनको एड्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है बासित। ये हो सकता है। प्रॉब्लम्स रिव्यू होती है बासित के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। और क्योंकि सारा का सारा काम वॉलेंटियर बेस पे होता है और कोई हमारे पास सैलरी एम्प्लॉय तो है नहीं, तो उससे और प्रॉब्लम होता है। फिर हमने ये भी देखा है कि लेटली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, यानी स्कॉलर्स जो हैं हमारे, उनकी अपनी पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। तुम देख लो यहाँ पे हमारे पास ऑल टुगेदर कोई 100+ हैं इस वक्त स्कॉलर्स, और इस वाली गैदरिंग में जो तुमको माइनस करके 38 या 39 लोग हैं। तो 50% भी नहीं है हमारे पास इस वक्त उसकी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन आई लाइक द आइडिया, अगर तुम इसके ऊपर वक्त तुम्हारे पास अगर पता नहीं है या नहीं है, सर अगर मैं तुम फॉर्मेट इसके डेवलप ऊपर कर थोड़ा लूँगा। बहुत काम करो, तो हम्म। मैं तुमको एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोई स्कॉलर्स अटैच कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो वो इसलिए कि हालांकि ये जो तुम पढ़ा रहे हो, ये बता रहे हो, अ, इसके तो ये तो स्टार्ट है छोटा सा। जी सर, बिल्कुल स्टार्ट है और बहुत छोटा सा ओवरव्यू है ये। इसकी बिल्कुल अगर पूरी बिल्कुल। ट्रेनिंग दी जाए तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 वीक्स, जो कि एसजीएस नोटिफाइड बॉडीज जो है इसकी ट्रेनिंग करवाती है, तो वो भी 2 वीक एटलीस्ट ले रही होती है, जो कि बासित, लीड जब ऑडिटर। आप थे यहाँ पे, आप पढ़ रहे थे, तो उस जमाने में हमने सिक्स सिग्मा का कोर्स करवाया था आप लोगों को, जी, सर्टिफिकेशन का। यस यस सर, ये मैं आगे हाईलाइट करने वाला था कि ये भी एक डिमांडिंग स्किल है इस टाइम इंडस्ट्री की भी, जो भी हर एक डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा होता है। और अगर आउट ऑफ बॉक्स अगर स्टूडेंट सोचें, तो ये अभी हमारी भी ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में कि उनके पास ये स्किल सेट हो। और आपने ये उस टाइम ट्रेनिंग बड़ी अरेंज करवाई थी, जो कि मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा हमने उसको चलाया था। हाँ, काफ़ी। बेसिकली एक हफ्ते की होती है कोई अराउंड। टोटल आवर्स जो होते हैं येलो बेल्ट के लिए, येलो बेल्ट के इस वक्त टोटल आवर हैं 20, और ग्रीन के लिए हैं 48 से 60 के दरमियान। फिर ब्लैक बेल्ट उसकी अलग होती है। लेकिन हमने तो कोशिश करी थी कि येलो बेल्ट कराए, लेकिन उसके अंदर भी सक्सेस रेट जो था, जो लोगों को सर्टिफिकेट मिला, जिन्होंने पढ़ने के बाद उसको देखने के बाद पढ़ा और पढ़ने के बाद एग्जाम दिए, आ, बहुत ही कम, उसमें भी अराउंड मेरा ख्याल है 35% पास हुए थे उसमें से। हालांकि लोग बहुत आए थे उसके अंदर, इसलिए कि उसमें हमने जो तुम्हारे वाला था, अगर वो याद है मुझे, तो उसमें एमबीए, वो आईबीए के भी स्टूडेंट्स थे, और कहाँ के थे, एक कराची यूनिवर्सिटी के भी थे। तो वो कोई ज्यादा, लेकिन यही बात है ना कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। ये वाला जो ग्रुप अभी आजकल है ना, इसके अंदर इतना वो नहीं है, एनर्जी नहीं है कि ये लोग कोई चीज, नई चीज के बारे में सोचें या पढ़ें, या ये उसकी डिमांड करें। आ, तो लेकिन आई आई लाइक योर आइडिया, लेट्स मूव ऑन विद दिस आइडिया। अगर मुझे बताओ इसको अलग से, मैं और तुम अलग से इस पे बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। सर मुझे भी आइडिया पे वर्क करना है, जस्ट बिकॉज कि मैंने ISO 9000 का ओवरव्यू भी लिया है और मुझे थोड़ी बहुत आती भी है, और जो नहीं आती वो मैं सीख जाऊंगी। एंड लाइबा का कुछ क्वेश्चन है, लाइबा? या प्लीज आस्क। और जैसे कि सर डॉक्टर सोहेल हमेशा ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि क्या किसी के पास ये स्किल सेट है, तो वी कैन डेवलप द कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। वी आर एवरीवन
will feed their education or experience. However, the students have no any designation or experience, but they have the education, or as well as the along the web, they have the skill set as well. So they could mention in the Google Sheet where we have the consolidated data, and we sir and anybody can go through them and filter out who the student has such skill. जब भी किसी को काम होगा तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेगा इजीली। तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है हाँ सही कहा तुमने, ये भी बहुत अच्छी चीज है। कि सर को जबरदस्त। फिर डायरेक्टली पूछना नहीं पड़ेगा, और हम जस्ट फिल्टर आउट कर, और अगर कोई काम आता है तो वो हमारी लर्निंग के लिए होता है। आल तो हम उस टाइम सोच रहे होते हैं कि इट्स कुड बी अ बर्डन, हम हमारी क्विजेस चल रहे हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस इन अ सेम वे एंड मेंटेन टू हैव द गोल्ड मेडलिस्ट इन द मास्टर्स एज वेल एज, एंड मैं मास्टर्स कर रहा था अपनी जॉब के साथ, जिसमें होपफुली बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीजें करना। तो आप चीजें लेंगे तो आपके लिए लर्निंग के लिए ये, तो दिस इज हाउ यू ग्रो। लाइबा, आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछे। मेरे ख्याल है म्यूट हुई भी है। व्हाई डोंट यू कंटिन्यू? या तो सर मैंने मैं सर ये अनम्यूट कर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। सर आप सेकंड वाले क्वेश्चन को तो तकरीबन जवाब दे चुके हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेनिंग अंडर ISO 9001। हम्म। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि व्हाट टेक्निक्स आर रिकमेंडेड फॉर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट अंडर ISO 9001। For the continuous improvement, there is the actually the total quality management system as well, where हमारे पास SPSC सिक्स सिग्मा जो इन्होंने बात की, जो कि अभी बहुत डिमांडिंग स्किल है हमारे पास इंडस्ट्री में। अगर कोई नंबर ऑफ दी सीवीज आती है HR के पास, और किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हायर करने जा रहे, आई एम हाईलाइटिंग द MNCs प्रोसेस, मल्टीनेशनल company has IM in the MNCs, in the one of the MNCs Midas 50, what they recommend to have the Six Sigma over the other skills. जैसे कि हम इंजीनियर्स टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बट वी डोंट हैव सच स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिन्होंने सर सोहेल ने पिछली बार काफ़ी टाइम ये अरेंज भी करवाई है ट्रेनिंग। इफ़ यू ऑल गाइज आर इंटरेस्टेड, वी कुड अरेंज दिस ट्रेनिंग एज वेल। तो ये सारी स्किल सेट जो होती हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं हमारे पास। और जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस भी बताया है कि हमारे पास इंडस्ट्री में जो है कंटिन्यूस के बजाय कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होती है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है बड़ा, मतलब कोई भी सर्टेन चेंज आ रहा होता है प्रोसेस में, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब इस तरह विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन चीज़ें नहीं होती। पहले आपको सस्टेन करना है, छोटे चेंजेस करने हैं, फिर उसके इम्प्रूवमेंट को एनालाइज करना है, और उस एनालाइज को सस्टेन करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। इस तरह है। एंड आई वुड रिकमेंड कि इट इज़ हाईली रिकमेंड कि आप इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। सिक्स सिग्मा, ये सारी चीज़ें, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स हैं एट दिस मोमेंट। एंड 9001 आपको एटलीस्ट ओवरव्यू पता हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे I have highlight number of these standards. You should have the some of the details or know about ये क्या चीज़ें हैं, नो हाउ आपको होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। ये इसमें एक बात जो बासित बता रहे हैं ना कि ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं यहाँ पे 5, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह जी हर किस्म चीज़ों का स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो क्वालिटी का हो, चाहे वो मटेरियल्स का हो। और जैसे हमारे पास मटेरियल की टेस्टिंग का ASTM है बहुत मशहूर। और ये तमाम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये आते हैं एट द एंड। उससे पहले आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए जाके आप वो बातें समझ सकें जो स्टैंडर्ड बता रहा है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, और इसका पूरा सिस्टम क्या होता है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको ना सिर्फ पहले क्वालिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स की, ताकि जो जो क्वालिटी के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स से कैसे थ्रू करते हैं। आप
क्वालिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो क्वांटिटेटिव रिलेटेड हो, या वो क्वालिटी जिसको हम कहते हैं कोई भी KPI, जिसको अभी बयान किया था बासित ने। तो ये इसके लिए आपको ये टर्म्स जो हैं उनकी डेफिनेशन, उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उनको किस तरह स्ट्रेटजीज के साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप एक गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई आपको बाहर से कोई ऑर्डर देता है, ठीक है ना, अगर कोई आपको बाहर से ऑर्डर मिलता है तो वो आपको पूरा अपना क्वालिटी बताएगा कि किस क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, स्टिचिंग किस क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। जब आप उसको बॉक्स करें तो बॉक्स करने के लिए आपको किस किस्म का मटेरियल चाहिए होगा, किस किस्म से फोल्ड करेंगे आप, तो ये तमाम चीज़ें ना हाईलाइट की जाती हैं। अब कंपनी का काम ये होता है कि उस पर्टिकुलर क्वालिटी सिस्टम जो उनको प्रोवाइड किया गया है या क्वालिटी डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया गया है, अगर वो उनके पास नहीं है तो वो पहले अपना बनाए, अपना क्वालिटी सिस्टम बनाए कि उनके पास जो मशीनें हैं, उनके पास जो स्किल सेट है, वो किस तरीके से उस क्वालिटी को अचीव करेगा जो कि ये कस्टमर मांग रहा है। उसके इसके लिए बाद सर फिर आप क्वालिटी उसको मैच करते क्वालिटी हैं। मैनुअल भी बनाया जाता है। क्वालिटी बिल्कुल। मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी, यूनिवर्सिटीज में भी आपने देखी होगी कि क्वालिटी पॉलिसीज होती हैं। सारी चीजें होती और ना सिर्फ ये कि क्वालिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बल्कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये पॉलिसी बना ली आपने, अब पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो खर्चा आएगा वो कौन देगा, ठीक है, किस डिपार्टमेंट से पैसा निकलेगा, क्या क्या आपका जो बॉस है वो रेडी है उस पैसे को खर्च करने के लिए, ठीक है ना। जिस तरह हम बासित ने आइडेंटिफाई किया कि वही हमारे पास एक वो होना चाहिए, चैंपियन होना चाहिए, इसका क्वालिटी का चैंपियन होना चाहिए कि उसको उसका काम ही सिर्फ क्वालिटी चेक करना हो। हिफ्जा, अभी हमने जो वो डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब से जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली ट्रेनिंग कराई थी, उसमें Yes, कितने sir. लोग थे? 4. 4 लोग थे। तो अब तुमने बताया दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आपको अगर प्रोजेक्ट को, जो ये प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाता है, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट हो या आप ISO का कोई काम कर रहे हो, तो ये जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो अगर आपको यही नहीं मालूम कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करेंगे तो आप कैसे कर लेंगे इसको। तो कमिंग बैक टू जो सवाल किया था लाइबा ने, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना क्वालिटी के अंदर, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो पहले क्वालिटी के बारे में पढ़ें, इसलिए कि ये हर जगह हर इंडस्ट्री में यूज होगी। ये बात करी थी बासित ने शुरू में कि ये जो बता रहे हैं ना, ये कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उस हर इंडस्ट्री में चलता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है ये। और बेसिकली इसका मकसद ये होता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज बेच रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं है, इसमें किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं हो रहा। आप ये नहीं कर रहे कि लैम्प की जगह आपने गधे का गोश्त खिला दिया, ठीक है, मुर्गी की जगह आपने वो जो मेंढक होता है उसका गोश्त खिला दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हर जगह ही है। अ, हमारा मेरा ख्याल है ये जो अभी अब ये जो इन्होंने अभी स्लाइड रखी है, वो है बासित, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, मैंने यही आपसे जैसे एक्सप्लेन किया कि कुछ मैंने पर्टिकुलर क्लॉजेस को रिलेट किए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंटल जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट तो नहीं, प्लीज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एट दिस मोमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनी हुई, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो, और हमारे उनकी इन जो मैंने फॉर्मेट्स अभी प्रेजेंटेशन में भी दिखाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स किस तरह डिफाइन किए जाते हैं, KPI उनकी प्रोग्रेस को, उनके क्वार्टरली बेसिस को किस तरह देखा जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, मेजरेबल होते हैं, उस तरह हम उनको डेवलप करें। ये बहुत इजी है कि हम उसको मैन्युअली एक ही बंदा देखे, तो उससे बेहतर ये है कि हम उससे गूगल शीट पे लेके जाएं, और गूगल शीट का लिंक होगा, हर किसी को एक्सेस दे दें, जो एक टाइम सेट कर दें, टाइम फ्रेम के 1 हफ्ते में ये
अपना फीडबैक देते हैं हर कोई। और उसके अलावा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी उसका ये है कि हमारे जैसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि अटेंडेंस शॉर्ट है, तो यही स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों नहीं वो ज्वाइन कर पा रहे, क्या हमारी टाइम की फेजिबिलिटी सही नहीं है, या हम कोई ऐसे टाइम पे ये ट्रेनिंग्स रखते हैं जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाते। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फीडबैक आएंगे एंड वी कैन हैव द ओवरव्यू कि वो क्या सोचते हैं और उसको एड्रेस क्या करना है। तो एंड देन अगेन द कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स के हमारे पास, जैसे आप पूछ रहे होते हैं, मैंने भी सम टाइम अपने थीसिस के टाइम पे मुझे किसी पॉलीमर इंजीनियर की ज़रूरत थी, सम टाइम किसी और की ज़रूरत थी, तो मैंने भी ग्रुप पे मैसेज किया एंड आई हैवंट गॉट द रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। एंड मुझे पता ही नहीं था कि किसको मैं इंडिविजुअली मैं उसको कांटेक्ट करूं। तो वी शुड हैव द कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स फॉर एवरीवन, और हमारे पास एक लिस्ट हो, वहाँ पे नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट हो, कि उसका डिपार्टमेंट हो, उसकी क्या स्किल सेट है, वो हमारी किस में हेल्प कर सकता है, तो हम वी कैन इजीली फिल्टर आउट और हम जा सकते हैं उसमें और देख सकते हैं कि ये बंदा है, ये पर्टिकुलरली हमारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट दें। और एंड देन इज द जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टीम। जैसे इंडस्ट्री में जेडीज पूरी फुल बनाई जाती है, या हमारे पास एक शीट बना सकते हैं हम के, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टीम है, उनकी क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी उन टीम्स को लीड कर रहा है वो बना सकता है इसमें। और देन इज द ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट चार्ट वी शुड हैव, कि हमारे पास कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन में। एटलीस्ट आई आई थिंक बहुत लोगों को पाकिस्तान टीम का हमारे सही से पता नहीं है, जो भी बाहर बाहर लोग हैं उनका सही से पता नहीं है, तो वी शुड हैव द नेम, उन्होंने क्या किया, उनकी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव आउटलाइंड एंड एसोसिएटेड this with our organization according to this standard. आपका फीडबैक सर इस पे कुछ भी कि हम मज़ीद इसमें कुछ इंक्लूड कर सकें और कुछ एक्टिविटीज़ को, तो मैं उसके फॉर्मेट पे लिंक इनके साथ शेयर कर दूंगा। सर आई थिंक डॉक्टर सोहेल हैव Yes sir, Dr. Sohail leave कर चुके हैं, I guess वो busy होंगे या something like that, इंटरनेट इशू। हम अपनी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और फिर से कंक्लूड करते हैं। तो इनके लिए हम फॉर्मेट जनरेट कर लेंगे गूगल शीट पे बेसिकली, जो कि हर किसी को एक्सेस दिया जाएगा और हर कोई इसको बेसिकली फिल आउट कर रहा होगा। एंड हम्म, एंड and after we have the quiz test, and I will generate the Google form, and I will share it on the what our WhatsApp group where they could conduct this test, and जिस पे हमें अफेक्टिवनेस भी पता चल जाएगी कि किसने अटेंड किया है, क्या है, ये सारी चीजें वो उस पे हम स्कोर भी कर लेंगे। This is how ठीक है। I am in this session. If there is any sort of the question up till now, they could ask. ओके, तो सर थर्ड वन क्वेश्चन मेरा यही था कि लास्ट क्वेश्चन जो ड्यूरिंग अजान रह गई थी। द क्वेश्चन इज दैट कि ISO 9001 इज वेरी जेनरिक, सो लाइक जितनी भी ऑडिट बॉडीज होती हैं, सो फॉर एवरी डोमेन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, because ISO 9000 is for also electronics, for electrical, mechanical, so जितनी भी audit bodies होंगी, these are same for all domains or these are different according to the domains? No, this is all different for the different domains. Actually, जैसे हमारे पास 9001 है, हमारे पास इसके लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं नोटिफाइड बॉडीज के पास, और डिफरेंट टेक्निकल ऑडिट्स भी होते हैं, जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इज समहाउ द टेक्निकल ऑडिट। तो उसके लिए डिफरेंट टीम होती है जिन जो कि इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, जो कि ऑडिट कर रहे होते हैं। SGS नोटिफाइड बॉडी उसकी अलग से हायरिंग कर रही होती है और अलग से टीम डेवलप कर रही होती है। तो different audits has different team that are associated with the SGS or whatever the notified body they are recommending for the audits and for the accredited certificate.
तो डिफरेंट ही होंगी क्योंकि Okay, sir. Thank you. Sir, can we share the Google link here so that the student are here fill the form and after that they will here in the ठीक chat rather actually than group, because maybe they all are not attending the quiz if we share it on the group. actually I will need to develop this form and haven't developed it yet. So मुझे थोड़ा Okay. सा टाइम लगेगा तो हम गूगल हम उन्हें व्हाट्सएप पे ही शेयर कर लेते हैं एंड Uh, इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द क्विज फॉर एवरी आई okay. होप कि डॉक्टर सोहेल संभाल लेंगे ये सबने ही ये टेस्ट देना है Okay. uh, Okay. तो हम एंड करते हैं थैंक यू एवरीवन थैंक यू हिप्सा फॉर अरेंजिंग दिस सेशन एंड फॉर दिस ऑल अरेंजमेंट एंड सर Thank you सोहेल so much for your time ठीक है and for sharing your workful experiences for us. We hope to see you again and again and again with such kind of session and NT scholars. Thank you so much for your time. Now I will end the session. Allah Hafiz, everyone. एक मिनट जरा एक मिनट Okay, sir. नहीं Sorry. यस सर नहीं, बस सिर्फ ये बताना था सबको। पहली बात तो बासित थैंक यू। ये ने जबरदस्त किया है, और अगर तुम ये वाले फॉर्म्स क्रिएट कर लो और मुझसे बात कर लेते हैं, फिर हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक मुझे ज़्यादातर इनपुट जो है अपने, इसलिए कि हमने अच्छा खासा हमने कमिटमेंट कर ली है अपने डोनर्स से, और अगर हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे उनकी रिक्वायरमेंट्स, तो वी बेटर स्टॉप दिस। इसलिए कि हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि किसी से पैसे लें और वो किसी और सोच के हमको पैसे दे और हम कुछ और कर रहे हों। तो आई लाइक योर आइडिया कि ये जो है हम उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अच्छी तरह से कैप्चर कर लें। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे सबसे करनी थी, वो ये कि मैं विद इन बाय द एंड ऑफ 15th ऑफ जुलाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डिपार्ट करना है और उनका हम नाम रिलीज कर दें, ताकि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप्स हासिल करने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि नेक्स्ट मंथ टेल ब्रेजर वाले अपनी स्कॉलरशिप करेंगे अनाउंसमेंट, और उसके बाद माजी की आएगी। तो हमारे पास से अगर आप लोगों को निकाला जा रहा है तो आप वहाँ पे ट्राई करें, और आपको निकालने का वजह वही होगी जो कि हमने अपने लेटर्स में आपको डिफाइन करी है। तो बस मुझे यही बात करनी थी। चलें फिर इंशाल्लाह फिर बात होती है आप लोगों से। नेक्स्ट जो टॉक है वो एक मैं उनसे रख रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि ज़्यादातर लोग आप में से सब बाहर जाना चाह रहे हैं आजकल, तो मैं एक ऐसे एनईडियंस ग्रुप को बुलाना चाह रहा हूँ, एनईडी स्कॉलर्स के, जो कि पाकिस्तान में रह के ही पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, और वो पाकिस्तान में रह कर ही माशाल्लाह अपनी करियर बना रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक ऐसे माशरे में जहाँ पे हर जगह अ, गलत चीज़ें हो रही हैं, आप किस तरह अपने आप को उन गलत चीज़ों से बचा के अ, एक हक हलाल की कमाई कर सकते हैं, ऐसी जो उससे आप अपने घर का गुजारा कर सकें विदाउट लीविंग द कंट्री। तो उसमें पाकिस्तान यूथ काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं हमाद, वो होंगे। हमारे अपने डायरेक्टर सैयद उमैद होंगे। मैं बासित को बुलाऊंगा उसमें, और हमारे पास इकरा बीबी हैं, उनको बुलाया जाएगा, और रमशा अली। अ, तो ये ग्रुप डिस्कशन जो है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में भी रह के काम कर सकते हैं। बात यह है कि आपका काम करने का तरीका कार क्या है। जो कुछ अभी बासित ने बताया, ये एक दिन में नहीं होता, इसकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इन्होंने वो मेहनत करी है यहाँ पे रह के। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होती है ना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। मैंने करना था।